गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम वर्डप्रेस में प्रीमियम थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके साथ में जो छोटा मोटा प्रोसेसिंग था, जैसे प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं या थीम की कुछ सेटिंग्स जो आपको डेमो डाटा इंपोर्ट करने में हेल्प करती है, तो वो चीज़ें कैसे होती हैं वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो वर्डप्रेस में हमने प्रीमियम थीम इंस्टॉल करी है उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने होम पेज हमारा है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, अबाउट अस पेज है, ये पेजेस एडिट कैसे होंगे, जो न्यू पोस्ट होंगी वो कैसे ऐड होंगी, प्लगइन कहाँ से अपडेट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको ब्रीफिंग में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वेब सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने अपने क्रोम पे चले जाना है, ठीक है। हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट के लिए। उसके बाद हम जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो कि हमारी वेबसाइट है जो हम बना रहे थे, समझ रहे हो। और ये आपकी खुद की वेबसाइट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम दे रही है लोड होने में, पता नहीं क्यों, बट ये देखिए, ये आपकी पूरी वेबसाइट बन गई है। अब इस वेबसाइट में हम सिर से पाँव तक सब चीज़ें सीखेंगे कि हम लोगो कहाँ से चेंज करेंगे, ये मेन्यूज़ कहाँ से चेंज होंगे, ठीक है। ये मेगा मेन्यूज़ लगे होंगे। एक तो नॉर्मल मेन्यूज़ होते हैं जो आप देखते हैं कि सिंपल मेन्यूज़ मेंशन किए होते हैं, कि टेक है, पॉलिटिक्स है, एंटरटेनमेंट है, ये मेन्यूज़ हैं। ओके, आप समझ सकते हो। ये मेगा मेन्यूज़ हैं जिसमें पोस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। ये मेगा मेन्यूज़ होते हैं। यहाँ सोशल के बटन लगे हैं, ये कहाँ से एडिट होंगे, ये स्लाइडर कहाँ से एडिट होएगा, ये कंप्लीट सेक्शन कहाँ से एडिट होएगा। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। ये फुटर कहाँ से लगेगा, ये जो इसका कॉपीराइट वाला ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये कहाँ से चेंज होएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो से हम सीखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, जो कि आपको पता ही है, चलते हैं WP एडमिन में। WP एडमिन में एडमिन पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद अब हम आ गए हैं हमारे WP एडमिन में। तो अब हमने क्या करना है, तो सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, वेबसाइट में सबसे पहले होता है वेबसाइट का नाम और उसकी टैगलाइन, ठीक है। तो पहले बताते हैं कि ये कैसे आप एडिट करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे सेकंड सेटिंग्स में, जनरल सेटिंग, ठीक है। तो जनरल सेटिंग में आपको क्या है, साइट टाइटल आपको लिखने को मिलता है, टैग लाइन्स आपको देखने को मिलती है, वर्डप्रेस का यूआरएल जो आपका ये बाय डिफॉल्ट होता है नीचे का। वैसे तो कंप्लीटली सारा बाय डिफॉल्ट होएगा आपका, बट जो साइट टाइटल है वो आपको चेंज करना है अपनी साइट के नाम के हिसाब से। जो इसका बाय डिफॉल्ट होता है वो कुछ और होता है। जैसे ये लिखी हुई है टैगलाइन, जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये टैगलाइन हमें क्या चाहिए, हम अपनी वेबसाइट के हिसाब से एक टैगलाइन बनाएंगे। हम अपने साइट के नाम के हिसाब से टाइटल बनाएंगे, ठीक है। यूआरएल, अब एडमिनिस्ट्रेटर की जो ईमेल है ये मैंने एज अ सैंपल इसमें डाली हुई है, पर अगर मैं चाहता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर की ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं, अगर मुझे करना है तो मैं करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद है मेंबरशिप, जो कि इस थीम का फीचर है, ये जो मैं समझ सकता हूँ, ये थीम के साथ फीचर है। सो एनीवन कैन रजिस्टर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्यू यूजर बनेगा उसका बाय डिफॉल्ट रोल क्या होगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग की वेबसाइट है और किसी और चीज़ की, जैसे सपोज करो आपकी वेबसाइट एक बुक मस्ट स्टोर है, तो आप बाय डिफॉल्ट रोल क्या दोगे, आप बाय डिफॉल्ट रोल दोगे कस्टमर का, ठीक है। आप एडमिन का रोल नहीं दोगे, आप एडिटर का रोल नहीं दोगे, आप ऑथर का रोल नहीं दोगे। आप बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट रोल रखोगे वो कस्टमर रखोगे या सब्सक्राइबर रखोगे, क्योंकि उनके पास आपके बैकएंड का राइट नहीं आता है। वो सिर्फ आपका फ्रंट एंड वेबसाइट का देख सकते हैं अगर वो लॉगिन होते हैं उसके बाद भी, ठीक है। तो ये दो मेन रोल हम रखते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर हाँ, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि हाँ, कोई आपकी वेबसाइट पर आके लॉगिन करे और फिर ब्लॉग पोस्ट कर सके, तो आप उसको बाद में राइट देते हो ऑथर और कंट्रीब्यूटर का। और उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं, मैंने किसी को अपनी वेबसाइट हैंड ओवर करनी है जो इसमें कुछ इस एडिट कर सके, जैसे पोस्ट एडिट कर सकते हैं, पेज एडिट कर ले, ठीक है। किसी एसईओ कंपनी को अपनी वेबसाइट देनी है तो आप उसको एडिटर का राइट दोगे, ठीक है।
और एडमिन का राइट आप उसी को दोगे, बेसिकली तो वो आप ही के पास रहेगा, पर अगर आपको किसी को देना है तो एडमिन का राइट उस आदमी को दोगे जिसको कंप्लीट वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद साइट लैंग्वेज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन आप चेंज कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, वीक स्टार्ट ऑन और सेव चेंजेस, ओके। तो ये सारा चीज़ होगी कि वेबसाइट का जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें आपकी ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स आती हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, ये चीज़ें आगे आती रहेंगी। हाँ, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जाएगी परमालिंक्स, ओके। तो परमालिंक्स कैसे होने चाहिए, अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊं तो आप साइट पे जाइए, और क्योंकि परमालिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं वेबसाइट की एसईओ के लिए, और बिना एसईओ के तो वेबसाइट कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो एसईओ बहुत ज़रूरी होती है मार्केटिंग के लिए। एसईओ वन ऑफ द बेस्ट चीज़ जो मानी जाती है वो एसईओ है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक होता है, जो उसमें लिंक बिल्डिंग होती है, फ्रंट एंड और क्या कहते हैं उसको, ऑन साइट ऑफ साइट एसईओ जो की जाती है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अभी लिंक कैसे बना है, जैसे लोकल होस्ट जहाँ पे मेरी वेबसाइट है, उसके आगे आपकी वेबसाइट का नाम, उसके आगे टाइम, डेट, ईयर लिखा हुआ है, फिर मंथ लिखा हुआ है, फिर डेट लिखी हुई है, और उसके बाद पोस्ट का नाम आ रहा है। तो ऐसे में हम ऐसे लिंक हम ऐसे नहीं बनाते। हम लिंक कैसे बनाते हैं, या तो हमारी अगर हम पोस्ट ओपन कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट के नाम के साथ डायरेक्ट पोस्ट का नाम आना चाहिए, जो कि बेस्ट चीज़ है लिंक बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो बाय कैटेगरी वाइज ये होनी चाहिए, कि अगर मैं किसी कैटेगरी को ओपन करता हूँ, जैसे टेक में गुजार हूँ मैं, तो यहाँ टेक आना चाहिए, ठीक है। कि कैसे यूआरएल बना, कि पहले वेबसाइट का नाम है, उसके बाद कैटेगरी का नाम है, और उसके बाद पोस्ट का नाम है। तो यूआरएल ऐसे बनेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होता है। कल को किसी को आपका यूआरएल याद रखना हो कि हाँ, मैं उस वेबसाइट पे गया था तो उस वेबसाइट में ये कैटेगरी पहले आती है, तो अगर यहाँ डेट और टाइम लिखा हुआ है तो वो सेंस नहीं बनाता, ठीक है। तो अगर तो अब हमें ये कैसे चेंज करना है, और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ प्लगइन और मोस्ट ऑफ एरर आपकी वेबसाइट में सिर्फ परमालिंक की वजह से आ सकते हैं। प्लगइन काम करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो यूआरएल जो उनको चाहिए वर्क करने के लिए, रिडायरेक्ट होने के लिए, वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो यूआरएल हम कैसे सेट करेंगे, अभी हम ये देख रहे हैं। तो ये डे एंड नेम के ऊपर है, तो हमने इसको पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है, ठीक है। और ये नीचे वाले ये बाय डिफॉल्ट रहने देने हैं हमने, ये कस्टम बेस है। अगर आप जैसे आपकी शॉप है और आप चाहते हो कि जो शॉप का यूआरएल बने वो कैसे बने, पहले नेफे ब्लॉग आपकी वेबसाइट का नाम है, उसके बाद शॉप का जो पेज होता है वो उसका नाम आए, उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी आए, और उसके बाद सैम्पल प्रोडक्ट आए। आप ऐसे चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, शॉप बेस्ड विद कैटेगरी। और ऐसे नहीं चाहते तो इसको आप बाय डिफॉल्ट भी रखेंगे, ये अब बिल्कुल परफेक्ट है आपकी वेबसाइट के लिए। तो चलो अब मैं दोबारा से यही वाला लिंक खोल देता हूँ। अब ये पेज नॉट फाउंड हो गया, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ होम पेज को, ताकि ये लिंक्स आपके अपडेट हो जाए, ठीक है। अब ये लिंक आपके अपडेट हो गया, मैं इसको दोबारा खोल देता हूँ। आप देखना इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। आप सिंपल मेरी वेबसाइट का नाम है और उसके आगे पोस्ट का नाम है, यहाँ देख सकते हैं। अब ये कंट्रोल जेड नहीं होगा, बट यहाँ पहले आपकी डेट, टाइम, मंथ, ऐसे चीज़ें आ रही थी, उसके बाद आपका यूआरएल शुरू हो रहा था। तो कौन सा बेस्ट है, ये वाला और ये वाला? ये वाला ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे आपकी एसईओ रैंकिंग में और बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ अफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को एक नाम देंगे, एक टैगलाइन देंगे, और उसके बाद अपनी वेबसाइट का आप परमालिंक सेट करेंगे, कि आपकी वेबसाइट के लिंक्स हैं जो किस तरीके से, क्या स्ट्रक्चर उनका होगा और कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी मेन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो है हमारी थीम जो हमने इंस्टॉल करी है वो कैसे काम कर रही है। तो ये फ्री थीम के साथ तो मुझे नहीं पता कैसे काम करेगा, बट फ्री थीम्स में ऐसा होता है कि उनके जो पेजेस बने होते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं होती, वो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं। तो उसमें कोई थीम की अलग से सेटिंग्स या थीम का अलग से कोई फोल्डर नहीं बना होता जिसमें आप उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकें। उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट आप वर्डप्रेस में सेटिंग करोगे, अब वही सेटिंग्स आपकी थीम पे भी अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। पर
जो प्रीमियम थीम होती है उसमें ना एक फोल्डर आपको कंप्लीट मिलेगा जो थीम की सेटिंग्स को डिस्प्ले करता है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं ये फोल्डर या तो यहाँ नीचे होगा यहाँ पे कहीं पे, या ये फोल्डर यहाँ हो। तो पहले ही हम अब उस फोल्डर में जाते हैं। ठीक है, तो इसने बताया हमारे पास कि ये हमने थीम इंस्टॉल करी है, न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड लाइसेंस वाली थीम है, वर्जन कौन सा है इसका, और सिस्टम स्टेटस अब ये बताएगा कि जिस सर्वर पे आपने इसको इंस्टॉल किया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन थीम की रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन से कितनी मैच करती है, मैच करती भी है या नहीं करती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं जैसे PHP वर्जन इसने बोला कि ठीक है कि वर्डप्रेस की मेमोरी ये आपको 256 MB तक आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद PHP एग्जीक्यूशन टाइम, PHP मैक्स इनपुट वॉच ये 2500, ये सब ठीक चल रहा है। ठीक है, और प्रीवर्ड वेबसाइट कौन सी इंस्टॉल है ये सब चीज़ इसने मेरे को बता दी, ये इसका नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से भी आप मैन्यू एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो हमने प्लगइन पे क्लिक किया तो प्लगइन इसने बताया कि कौन कौन से प्लगइन इसके साथ में इंस्टॉल हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ये सारे प्लगइन इसके साथ में जो थीम के साथ आए थे वो सारे हमने इंस्टॉल कर लिए हुए हैं। प्री बिल्ड वेबसाइट, कौन सा डेमो हमने इंपोर्ट किया है वो भी हमें पता है, हमने कौन सा डेमो इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम स्टेटस आपको बताएगी ये वेबसाइट, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। वैसे इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में होगा बट चीज़ें वही होंगी। ठीक है, उसके बाद अपडेट, अगर कोई थीम की अपडेट है कुछ है तो ये यू आर अप टू डेट है। ठीक है, उसके बाद थीम का पैनल। ठीक है, ये मेन चीज़ है। अब आप इसमें देखेंगे कि थीम के पैनल में क्या क्या ऐसा है जो एडिट करने का है। ठीक है, अब आप हेडर में जाते हैं, सबसे पहले आपका हेडर आ जाता है। तो हेडर में आप देख सकते हैं लोगो एंड फेविकॉन है। अब लोगो कहाँ पे होता है, फेविकॉन कहाँ पे होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लोगो है, वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि अगर आप वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हैं, अगर नहीं भी वेबसाइट बनाना शुरू कर रहे हो तो आपने लोगो का नाम तो आपने सुना ही होता है। क्योंकि अगर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई फर्म है, तो आपने एक लोगो तो उसके लिए, एक आइकन, एक नाम तो उसके लिए आपने सेलेक्ट किया होगा। बस वही नाम आपका लोगो होता है। ठीक है, फेव आइकन, ये फेव आइकन होता है। जैसे अभी आप डब्ल्यू देख रहे हैं ना, अभी आप, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं फेसबुक खोल देता हूँ। तो ये जो एफ यहाँ दिख रहा है ऊपर, ये फेव आइकन है इसका। ठीक है, तो वो मैं कैसे सेट करूंगा, इसमें जाऊंगा, मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ आप लोगो अपलोड करेंगे। अगर आपको लोगो चेंज करना है तो यहाँ आप लोगो अपलोड करके लोगो चेंज करेंगे। रेटिना लोगो ये मैक्सिमम साइज के साथ होता है, ये मिनिमम साइज के साथ है। ठीक है, देखो इसमें साइज आपका लिखा हुआ है, देखो ये अपलोड लोगो कर रहे हो तो 272x90 पिक्सल है जो नॉर्मल लोगो की विड्थ है। इसमें एक हाई साइज के साथ, एक हाई रेजोल्यूशन के साथ भी एक लोगो आप अपलोड करते हैं। ठीक है, तो कि अगर कोई बहुत बड़ी वेबसाइट में, बहुत बड़ी स्क्रीन में आपकी वेबसाइट ओपन करा है तो भी उसका लोगो ब्लर ना हो, क्योंकि ये साइज जो ऊपर मिनिमम लोगो का दिया गया है वो बहुत छोटा है। ठीक है, उसके बाद फेव आइकन है, यहाँ से आप अपना फेव आइकन चेंज कर सकते हैं। ये ऑल्ट एट्रीब्यूट्स है, ये टाइटल एट्रीब्यूट्स है। ये होता है नाम, जैसे ऑल्ट टैग कैसा होता है कि अगर मैंने ऑल्ट टैग लिख दिया कि अगर वो लोगो नहीं अपीयर हो रहा है, कल को वो लोगो इमेज मेरी वर्डप्रेस से डिलीट हो जाती है तो वहां क्या अपीयर होएगा। ठीक है, वहां अपीयर होगा नेफे ब्लॉग। ठीक है, और वो अपीयर नहीं भी हो रहा है, अगर ये इमेज यहाँ है तब भी ये ऑल्ट एट्रीब्यूट बैकएंड में उसको एसईओ में हेल्प करेगा। ये बातें चीजें, ये सारी चीजें याद रखने की। अगर आप कोई भी इमेज, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, अगर आप कोई भी इमेज वर्डप्रेस में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी इमेज, कोई भी फाइल वर्डप्रेस में अपलोड करें, तो जब आप उसको मीडिया फाइल गैलरी में अपलोड करेंगे ना, तो वहां वो चीजें पूछेगा कि इसका टाइटल क्या रखना है, इसका ऑल्ट क्या रखना है। बिकॉज बाद में जब आप एसईओ करेंगे, वैसे आधी एसईओ इसी से हो जाती है। अगर आप इमेज अपलोड करते हो तो वो ऑल्ट टैग अगर आप उसमें डाल देते हो ना, तो इमेजेस की एसईओ उसी से होगी। ठीक है, कि वो इमेज कहीं नहीं अपीयर हो रही है तो आपकी वेबसाइट का नाम अपीयर होगा और वो बैकएंड में भी उसके साथ रहेगा। ये वो इमेज अगर आपकी गूगल पे दिख रही है ना, तो वो क्यों दिख रही है, क्योंकि उसके पीछे आपने नेफे ब्लॉक करके एक उसको ऑल्ट टैग डाला हुआ है। ठीक है, वो ऑल्ट टैग गूगल सर्च के साथ मिक्स होके वो आपके डिस्प्ले रिजल्ट आपको दिखाता है। ठीक है, तो आप ऑल्ट टैग डालेंगे। टाइटल क्या होता है, टाइटल होता है जैसे मैंने किसी चीज का टाइटल रख दिया, टाइटल और ऑल्ट में कोई फर्क नहीं है, मैं नेफे ब्लॉक ही टाइटल रखूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है, एक बैकएंड में काम करता है टाइटल, एक टाइटल फ्रंट एंड में काम करता है, ऑल्ट बैकएंड में काम करता है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग।
अब उसके बाद है टेक्स्ट लोगो। अगर मुझे चाहिए कि मैंने टेक्स्ट लोगो रखना, मेरे को इमेज लोगो नहीं चाहिए, तो मैं वो कर सकता हूँ। टेक्स्ट लोगो की टैगलाइन, ये देखिए, डिस्कवर द आर्ट ऑफ पब्लिशिंग। उसके बाद ये है लोगो फॉर मोबाइल। यहाँ मोबाइल के लिए आप छोटा और बड़ा लोगो मोबाइल के लिए भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन इन ज्वाइन, ये है कि अगर आप वेबसाइट पे साइन इन का बटन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, फंक्शनलिटी कुछ मैं आपको फ्रंट में शो करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये करा और सेव कर दिया, तो उसको हम रिफ्रेश करते हैं। मैं तो एज अ एडमिन मैं लॉगिन हूँ अभी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये एडमिन, यहाँ लॉगिन का बटन नहीं आ रहा है। एक बार हम प्राइवेट ब्राउजर में भी चेक कर लेते हैं, प्राइवेट विंडो में, ठीक है। नहीं, अभी ये लोगो, ये साइन इन का बटन यहाँ पे नहीं डिस्प्ले किया है, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरे को कुछ और चीज़ें करनी होगी, वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन है, इसका ये चलना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं वर्क किया। चलो ये हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सेटिंग्स तो हम करेंगे ही। उसके बाद फुटर आता है। तो फुटर मैंने बता दिया कि फुटर कैसे, फुटर कहाँ पे है। फुटर आपका सबसे नीचे है। पहले हेडर की सेटिंग हो या फुटर की सेटिंग है, ये फुटर है, ठीक है। ये फुटर है सारा, ये भी फुटर है, पर ये विजिट लगे होंगे। तो जो मेन फुटर है वो ये है, ये सबसे नीचे वाला। तो इसमें क्या है, फुटर के लिए एक इन्होंने क्लाउड क्या है, टेम्पलेट है, फुटर टेम्पलेट के नाम से, वो उससे फुटर को इंपोर्ट किया हुआ है। तो आपने कभी सुना होगा कि हाँ, मैंने एक फुटर की फाइल बना दी और उसका कोड मैंने किसी हर पेज के अंदर फुटर में इंपोर्ट करा दिया, कि वो फाइल वो स्टैटिक रहेगी, बस उसका कोड से वो फाइल, जो उसके अंदर का कंटेंट है, वो हर पेज पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो वो कैसे है, ये देखो, ये क्लाउड टेम्पलेट बने हुए हैं। तो ये क्लाउड टेम्पलेट में एक फुटर टेम्पलेट के नाम से एक टेम्पलेट बना है, जिसको इनो फुटर में इंपोर्ट कराया हुआ है। तो अगर आपको फुटर की सेटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप क्लाउड टेम्पलेट में जाएंगे, फुटर को आप ओपन करेंगे और फिर उसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फुटर की सेटिंग कैसे करते हैं। उसके बाद एड्स, अगर आपको ऐड अपनी वेबसाइट पे दिखानी है, ठीक है। वैसे ये सेटिंग हर वेबसाइट में नहीं होती है, ठीक है। पर मास्टर न्यूज़पेपर तभी एक इतनी पॉपुलर वेबसाइट है, क्योंकि इसमें इतनी ब्रीफ में सेटिंग्स आपको दी गई है कि अगर आपको ऐड लगानी है, तो आप देखिए, ये आपको हेडर में अगर ऐड लगानी है, तो आप यहाँ जाके कोड एडसेंस से कॉपी कोड करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एडसेंस से या कोई भी जो मार्केटिंग पैनल आपने या एडवर्टाइजर आपने चुना होगा, उससे आप कोड लेके आप हेडर में डाल सकते हैं, साइड बार में, आर्टिकल के टॉप में, आर्टिकल के बीच में, उसके बॉटम में कस्टम ऐड आप डाल सकते हैं। देखिए, पोस्ट टेम्पलेट स्टाइल, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको ब्रीफली मिलेंगी। उसके बाद टेम्पलेट सेटिंग, स्मार्ट स्लाइडर है, टू टॉप बटन है, ये जैसे देखो, ये बटन लगा हुआ है यहाँ पे वेबसाइट के साइड में, ये वाला। मैं इसको क्लिक करूंगा और ये मेरे को डायरेक्ट ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। इमेज लोडिंग की सेटिंग है, ब्रेड कम्ब है, फोर्सफुल विड्थ है, ठीक है। कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के टेम्पलेट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये टेम्पलेट बने हुए हैं, हर चीज़ के लिए एक टेम्पलेट उन्होंने बनाया होगा, एक या एक से ज़्यादा टेम्पलेट बने होंगे। उस टेम्पलेट से ही डाटा सीधा इंपोर्ट करा के आपको डिस्प्ले कराया जाता है, ठीक है। ये टेम्पलेट को एडिट करना, ये हम आगे सीखेंगे, ऐसा नहीं है मैं नहीं सिखाऊंगा, पर अभी हम सिर्फ वेबसाइट के बारे में कौन सी चीज़ कहाँ से हैंडल होती है, ये हम सीख रहे हैं। उसके बाद पोस्ट सेटिंग है, जनरल पोस्ट की सेटिंग है, कि कहाँ इमेज होएगी, आर्टिकल का स्कीमा क्या होएगा, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैसी होएगी, फुल विड्थ होएगी कैसा, उसमें ऊपर इमेज आएगी, साइड में इमेज आएगी, टाइटल कहाँ आएगा, ये हर चीज़ आपको यहाँ देखो, ये आपको एक क्लिक में आपको देखने को मिल रही है। आपको टेम्पलेट को एडिट नहीं करना है, आपको कोड नहीं लिखना है किसी पोस्ट को एडिट करने के लिए, नहीं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है पोस्ट सेटिंग में, आपको ऐसे चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, आपको ऐसे चाहिए, आप वो सिलेक्ट करेंगे और वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी हर पोस्ट पे जो इस वेबसाइट में है। ओके, समझते हो, ठीक है। इसके बाद है ब्लॉक सेटिंग। अब ब्लॉक सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हेडर ब्लॉक टेम्पलेट, ये हेडर के हेडर कैसे आएगा हमारा। जैसे हमारा ये हेडर कौन सा चूज किया हुआ, डिफॉल्ट वाला ही है, ठीक है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं
ये हेडर है, सेम हेडर है ना, हेडर इधर को है, साइड में मेन्यूज इधर को है सारे, ठीक है। तो ये वाला हेडर चूज है, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये मेन्यू। तो बहुत तरह के हेडर है, अगर मैं 6 नंबर का हेडर चूज करता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अब कुछ भी नहीं हुआ, हेडर चेंज नहीं हुआ। इसके लिए पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि मेरी सेटिंग्स जो है ना वो अप्लाई नहीं हो रही। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? कैशिंग तो है नहीं available। चलो पहले आप ये सीख लो कि एडिट कहाँ से हो रही है, बाद में इसका टेम्पलेट कैसे चेंज करना है वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे कि एडिटिंग कहाँ से होती है, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल ऐसे ही डिस्प्ले कर रहा है। अभी मैं बहुत जगह हाथ नहीं मारूंगा क्योंकि हो सकता है फिर मैं आप आधे में इधर उधर सारी चीजें हो जाए, जो समझा है वो भी भूल जाएगा और जो हो रहा है वो तो ध्यान में वो पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये क्लाउड टेम्पलेट मेरे ख्याल से एडिट होगा सब कुछ, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, कैसा बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट है, उसके बाद ट्रांसलेशन है, अगर आपको वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसफर करना है तो ये देखिए, चूज अ लैंग्वेज और आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद थीम्स कलर्स है, कौन सी जगह पे कौन सा थीम रखना है, कलर रखना है बेसिकली। ये देखिए ये कलर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। ये टॉप मेन्यू का है, मेन मेन्यू का है, सब मेन्यू का है, मेगा मेन्यू का है। हर जगह का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये थीम कलर है, वो थीम फॉन्ट्स हैं आगे, थीम किस तरह से ये टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, क्या फॉन्ट यहाँ यूज़ होएगा, ये है कि इसकी सेटिंग आप यहाँ से थीम फॉन्ट से कर सकते हैं। कस्टम कोड, आपको कोई कस्टमाइजेशन करनी है और जैसे आपको ये टेक्स्ट नहीं विजिबल कराना है, आपको ये इसको हाइड करना है, ये वाला नहीं, ये तो मेरे ख्याल से स्लाइडर के साथ में है। पर अगर आपको जैसे ये वाला टेक्स्ट नहीं डिस्प्ले करना है तो इसकी सेटिंग वैसे तो बैकएंड में होएगी, तो मेरे को कस्टम कोड डालना है कि मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं ये चीज़ एडिट कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने मेरे को टाइटल चाहिए ही नहीं किसी भी वेबसाइट का, किसी भी पोस्ट के हेडर का, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिस्प्ले लिखूंगा और उसको नन कर दूँगा, ठीक है। ये उड़ गया देख लो सारा। और फिर मैं ये कोड विद क्लास कॉपी करके कहाँ पेस्ट कर दूंगा, कस्टम कोड में। यहाँ मैं कस्टम एचटीएमएल में ये वो पेस्ट कर दूंगा कोड को और वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी वेबसाइट पर। और ध्यान रखना कि जब भी आपको एक कोड यहाँ पे डालते हो कस्टम एचटीएमएल में या कस्टमाइज सीएसएस में, जो कि आपकी कस्टमाइज यहाँ से होगी, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वो, क्योंकि वीडियोस लंबी होएंगी सारी, अगर मैं सारा कुछ एक वीडियो में बताना शुरू कर दूँ तो अगर आप ये चीज़ें, अगर आप यहाँ चीज़ें डालते हैं, ठीक है, आप HTML डालते हैं, आप CSS डालते हैं, तो वो डायरेक्टली इम्प्लाई होएगी, जो कि थीम की सेटिंग जो इम्प्लाई होती है ना वेबसाइट की, उससे पहले ये वाली सेटिंग अप्लाई होएगी। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन CSS है। अगर आपने CSS पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 3 तरह की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है और इनलाइन होती है। तो सबसे पहले कौन सी अप्लाई होती है? इनलाइन वाली। तो जो चीज़ें आप यहाँ पेस्ट करेंगे इसमें, वो इनलाइन CSS में आएगी और वो सबसे पहले अप्लाई होगी, ठीक है। ये एनालिटिक्स है, फुटर स्क्रिप्ट जावा, मतलब ये है कि जो भी कोड, जैसे आपने आपने गूगल ऐड चलाई है, उसका कोई टैग कोड होएगा, गूगल एनालिटिक्स है आपके पास, उसका कोई कोड होगा, तो वो हम हेडर में पेस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं बताऊं तो बाकी वेबसाइट जो मेरे पास है उसमें ये सेटिंग नहीं होती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। फिर मेरे को उसके हेडर में जो कोड जो डालना होता है वो उसके मैं हेडर में डालता हूँ, बॉडी में डालता हूँ और उसके फुटर में डालता हूँ। पर इसमें ये सेटिंग ऑलरेडी दी हुई है कि आप इसके हेडर में कोड डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सोशल नेटवर्क है, आपको सोशल नेटवर्क चेंज करने हैं। ये सोशल शेयर का बटन है, ये सोशल लॉगिन का बटन है। ये इन सारी है कि आपको एपीआई सेट करनी पड़ेंगी, ऐप्स बनाने पड़ेंगे फेसबुक में, इंस्टाग्राम्स में, ठीक है। तो ये बहुत लंबा है। आप ये अगर आपकी समझ में है, अगर आप कहीं और से वीडियो देख के कर सकते हैं तो आप कर लेना, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं है। समझ क्या है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। डेवलपर साइड में चला जाता है कि आप, हाँ, सोशल लॉगिन क्रिएट करना है तो पहले मैं एक ऐप बनाऊंगा, फेसबुक डेवलपर ऐप, उसमें जाके फिर उस ऐप को परमिशंस दूंगा, उसके लिए आपके बिजनेस को वेरीफाई होना ज़रूरी है, बहुत सारा कुछ है। तो वो बहुत मतलब लंबा वक्त चल जाता है और मतलब आउट ऑफ द सिलेबस है अगर हमारे लिए।
ठीक है, अगर आगे कभी होगा कि हाँ इम्पोर्टेंट रहेगा, अगर आप कहेंगे कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी दूसरी वेबसाइट पे मैंने लॉगिन्स लगा रखे हैं सोशल के, और मैंने उसके ऐप बनाए हुए हैं, उनकी परमिशंस मैंने गैदर की हुई हैं, तो सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, ये फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम पर्सनल, ठीक है, तो ये आप लिंक लगा सकते हैं, या इसकी एपीआईज लेके आप सोशल शेयर के बटन लगा सकते हैं। ठीक है, ये कस्टम पोस्ट टाइप में ये है आपका, कि कैसे कैसे आपकी ब्रेड कम क्या होती है, मैं बताऊँ आपको। जैसे अगर मैं को पोस्ट खोलेगा, जिसमें ये पोस्ट खोलता हूँ, तो ये यूआरएल हो गया, ठीक है, पर यहाँ एक ब्रेड कम शो होती है, जो ब्रेड कम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, क्या हो गया ये आप, हाँ, ब्रेड क्रम्स। ठीक है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो यहाँ एक डिस्प्ले होती है, एक लाइन, इसमें लिखा होता है होम के बाद कौन सी कैटेगरी पे गए, उसके बाद कौन से पेज पे गए, उसके बाद कौन से पोस्ट पे गए, और ये वो सब चीज़ें यहाँ मेंशन होती है सबसे टॉप पे, और उसके बाद ये नीचे आपका कंटेंट आता है, पोस्ट का कंटेंट आएगा, या कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो वो उसके लिए ब्रेड क्रम्स होती है, जिसको हम अनेबल नहीं रखते, मोस्ट ऑफ साइट पे देखोगे नहीं अनेबल होगा। ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बता दिया था कि इसमें थीम की सेटिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट की गई है थीम की सेटिंग, अगर मेरे को एक्सपोर्ट करनी है, सेम थीम मैंने कहीं और अपलोड करी और उसकी सेटिंग्स आपको नहीं पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी क्या है, तो आप ये कोड कॉपी करके उस थीम में इंपोर्ट करके, आप जब इंपोर्ट करेंगे, यहाँ इंपोर्ट पे आप ये थीम यहाँ यहाँ से ये डाटा कॉपी करेंगे, इंपोर्ट पे डालेंगे उस वेबसाइट में जाके, और इंपोर्ट कर देंगे थीम की सेटिंग। तो जितनी भी सेटिंग्स होगी वो सारी की सारी वहाँ पे जाके इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब इसमें बैक पे क्लिक करता हूँ, तो लास्ट चीज़ इसमें क्या रहेगी थी हमारी, ये है प्लगइन सेटिंग मोबाइल थीम के लिए। ठीक है, ये शॉप के लिए, और ये मल्टीपर्पज़। शॉप के लिए क्या है, ये आप देख सकते हैं कि शॉप का टेम्पलेट कौन सा अपलोड होगा कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर एक साइड बार साथ में रहेगा, और एक मेन पेज आपका रहेगा। ठीक है, ये कैटेगरी के लिए है। टैग का टेम्पलेट ये यहाँ पर आपको बता दिया हमने। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट्स बेसिकली बने पड़े हैं, आपको बस इसमें से चूज करना है कि जैसे सर्च पेज पे कैसे आपकी वेबसाइट का पेज कैसे दिखना चाहिए। जैसे पोस्ट पे आप देख रहे हो ना, तो इसके साथ में एक साइड बार है और ये इधर को कंटेंट है, तो बस ये सेम चीज़ बोल रहा है कि अगर आपको टेम्पलेट कैसा चाहिए, कि अगर आपको प्रोडक्ट पेज देखना है तो कैसा टेम्पलेट होना चाहिए, उसका साइड बार एक तरफ को होना चाहिए, बाकी ये पेज है कंटेंट वाला, जो डिफॉल्ट साइड बार की तरह आता है। अगर आपको साइड बार नहीं चाहिए तो आप ये वाला चूज करेंगे कि कोई साइड बार नहीं है। अगर आपको लेफ्ट में साइड बार चाहिए तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है, टैग के लिए, एट्रीब्यूट्स के लिए, सर्च के लिए, हर पेज के लिए। जैसे प्रोडक्ट पेज है, आप कोई प्रोडक्ट पेज खोल देते हो, मेरे ख्याल से उसमें होगा प्रोडक्ट या नहीं होगा, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि ये शॉप वूकॉमर्स इंस्टॉल तो हुआ है, तो प्रोडक्ट नहीं इंपोर्ट हुए होंगे कोई भी। यहाँ देखिए, यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, पेज तो है ये, पर प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट अगर आपको शॉप प्रोडक्ट पेज है, जैसे अपने प्रोडक्ट पेज है, तो उसके साइड में आपको चाहिए कि हाँ इधर को मेरी पोस्टें शो होती रहे और बीच में मेरे को पेज शो होता रहे, बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ना, मेरे को साइड बार सिंपल, कोई भी साइड बार नहीं चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट पेज के ऊपर मेरा प्रोडक्ट ही दिखे, जो मेरा कस्टमर है वो ना डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो देख प्रोडक्ट रहा है, दिख साथ में उसको पोस्ट भी रही है, लेते हुए वो प्रोडक्ट खरीदते खरीदते कहीं और भाग गया। ठीक है, ऐसा नहीं हमें चाहिए। तो ये वाली सेटिंग्स इस चीज़ के लिए होती है कि आपको कैसा टेम्पलेट आपकी शॉपिंग पेजेस के लिए चाहिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद ये मल्टीपर्पज़ है, ये आपके बटन स्टाइल कैसे चाहिए, टाइटल स्टाइल कैसा चाहिए, मतलब बहुत सब कुछ है इसमें, सब कुछ, हर चीज़ आप चेंज एडिट सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि थीम की सेटिंग्स कैसे होएगी, कहाँ से लोगो चेंज होएगा। अब रहे मेन्यूज़ कैसे चेंज होएंगे, तो हम इसी थीम में ये शुरू कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसी वेबसाइट में हम शुरू कर देते हैं इसी वीडियो में, सॉरी वेबसाइट में नहीं, इसी वीडियो में हम ये शुरू करते हैं। चलो, अच्छा, तो अब हमें मेन्यू चेंज करने हैं, पर उससे पहले अगर हम वो एक एक करके ऊपर से आते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बीच में पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब है।
पर मैं ज़्यादा बढ़िया ये है कि हम फ्रंट के हिसाब से देखें, क्योंकि हर पेज का फ्रंट एग्जैक्टली सेम होता है कि इधर लोगो लगा होगा, इधर मेन्यूज होंगे, फिर नीचे एक स्लाइडर होगा, ठीक है, फिर ये पेज होएगा सारा। तो पहले यही कर लेते हैं, उस तरीके से चल लेते हैं। तो अगर आपको मेन्यूज देखने हैं तो आप अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में आपको थीम दिख रही है, ये थीम वो है जो इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल करने के लिए है। ये सेटिंग सबसे पहले आपको बता दी गई थी। ये कस्टमाइज का बटन है, ये आपको फ्रंट एंड में आएगा, ठीक है। हाँ चलो ये ऐसे सीख लेते हैं, पर मैं पहले ब्रीफ बता देता हूँ। ये विजेट्स हैं। विजेट्स क्या होते हैं? जो पेज के साइड में आते हैं। ये बेसिकली एक विजेट है जो विजिट लगा होता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये 5 पोस्टें जो फाइनेंस कैटेगरी से 4 आ रही हैं, ये विजिट लगा हुआ है, जिसके थ्रू ये सारा डाटा इधर इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मेन्यूज है। मेन्यू कैसे होएगा? अब मेन्यू ये है आपके, ठीक है। तो इस पेज पे हम देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब आप मेन मेन्यू पे जाएंगे। हम मेन मेन्यू जो सबसे ऊपर मेन्यू लगा होता है वो मेन मेन्यू। वो तो आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देते हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको क्या देता हूँ कि मेन मेन्यू, ये सबसे ऊपर मेन मेन्यू आपका लगा हुआ है। ये होम है, उसका टेक है, यही है मेन मेन्यू हमारा। नहीं, ये मेन मेन्यू नहीं है। अच्छा, आपको ये देखना है कि हाँ इसका नाम मेन मेन्यू लिखा हुआ है, पर ये मेन मेन्यू है या नहीं है, कैसा देखना है? ये देखिए मेन्यू सेटिंग, ये आपको बता देगा कि ये अगर यहाँ से कहीं टिक हुआ होगा, कि अगर ये टॉप हेडर मेन्यू में टिक हुआ होगा तो मतलब ये टॉप हेडर मेन्यू है। और इसकी दूसरी पहचान मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, मैं भूल गया। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ नहीं दिखा रहा यार। ये तो नाम है इसका, ये तो मैं समझ गया, पर ना उसके साथ में एक सेटिंग दी होती है, ठीक है। होम, टेक, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, ये आपके मेन मेन्यू है जो टॉप हेडर में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये मेन्यूज पे आप क्लिक करते हैं, ये आप देख सकते हैं ये टेक वाला है, ये होम का है। अगर आपको उसका नाम चेंज करना हो, रोम, मैं सेव कर देता हूँ। पता चला ये भी अपडेट नहीं हुआ, पर होना है क्योंकि ये डायरेक्ट सेटिंग होती है, इसमें थीम का या किसी भी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। देखिए ये रोम हो गया। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे मैं, ये वाला होम का तो मेरा सिंगल है, इसमें अगर मैं होवर करता हूँ तो कुछ नहीं होता। इस पे होवर कर रहा हूँ तो ये जो 4 पोस्ट आ रही हैं। पॉलिटिक्स पे कर रहा हूँ तो ये 4 पोस्ट आ रही हैं। फाइनेंस इंटरटेनमेंट पे कर रहा हूँ तो ये आ रही हैं। फाइनेंस पे भी आ रही हैं, ठीक है। म्यूजिक में कुछ नहीं आ रहा, लाइफ में आ रही है। तो ये कैसे है? यहाँ तो कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि बेसिकली जब हम बनाते हैं मेन्यूज, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो फर्स्ट बिगिनर के लिए होता है, जिसके पास प्रीमियम थीम है, उसके पास कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने अच्छा अपने लिंक टेस्ट रखा, पाली। और अगर आपको ब्लैंक एक मेन्यू क्रिएट करना है बिना किसी लिंक के, तो आप ऊपर हैश डाल दीजिए और वो ब्लैंक मेन्यू आपका क्रिएट हो जाएगा। ये पॉली क्रिएट हो गया ना। तो अब इसके बाद पहले मैं इसी को सेव कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ गए, आपने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बन गया। ये सिंपल बना, जैसे रोम बना है, मतलब जैसे होम बना है वैसे ही ये बन गया, एक सिंपल। अच्छा, अब दूसरे तरीके जो मैं आपको बेसिक थीम वाला बता रहा था कि जो पेड थीम में जैसे ये मेगा मेन्यू है, ऐसा नहीं होता पेड थीम में मेगा मेन्यूज ही होते हैं। आपको नॉर्मल मेन्यू रखना है, आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। वो आपकी थीम के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके कस्टमर की नीड के हिसाब से आप रखते हो कि हाँ मेरे को इतना ज़्यादा शो ऑफ करना है वेबसाइट के ऊपर, और मेरे को प्रोडक्ट भी मेन्यू में ऊपर मेरे को एक प्रोडक्ट दिखना चाहिए, फिर उसके साथ में इधर को सारे लिंक्स दिखने चाहिए। तो ये सब अगर आपको करना है तो वो बहुत हाई लेवल का काम हो जाता है। कर सकते हैं आप, पर वही है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि मेगा मेन्यू क्रिएट होएगा, उसमें पोस्ट कौन सी इंपोर्ट करेंगे, सब कुछ उसमें किया जाता है जो हम एडिट करेंगे आगे आने में, ठीक है। पर मैं अभी आपको एक बेसिक थीम का जो होता है ना, पॉली टू, ठीक है, जो बेसिक थीम का जो हम रखते हैं स्ट्रक्चर मेन्यू उसका, कि भाई उसने होवर किया और उसके नीचे इसको एक यहाँ मेन्यू दिख जाए कि एंटरटेनमेंट के अंदर एक्टिंग आती है ना, कि एंटरटेनमेंट के अंदर म्यूजिक आता है, ये सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के अंदर आती है। तो बस वो उसको मेन्यूज 4 दिखने चाहिए ऐसे एक लाइन में, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये पॉली है, ये पॉली है, ये पॉली टू है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये कैसे दिखेगा आपको? ये दिखेगा आपको वन आफ्टर अनदर, ठीक है। ये
है ना। रुको जरा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए है, इसके साइज के हिसाब से ये ज़्यादा हो गए। अच्छा चलो, फिर भी आप समझ सकते हो कि अगर मैं मोर पे जैसे, तो ये मेन्यूज़ हैं आगे, एक के बाद एक वाला मेन्यूज़ है। अच्छा, अगर हमें एक के नीचे एक वाला मेन्यू रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पकड़ के ऐसे साइड में स्लाइड कर दूँ, और देखिए इसके लिए यहाँ जगह बन गई। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे हमें स्ट्रक्चर पहले दिखा था ना, वैसे नहीं दिखेगा। मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो देखेंगे आप कि लाइफ वाला यहीं आ गया, ये पॉली का आया। अब इसके नीचे सिर्फ एक मेन्यू और है, कि मैंने जैसे यहाँ पे मैंने चलो पॉलिटिक्स रखा है, या किसी भी नाम से, या एंटरटेनमेंट के नाम से, तो उसके नीचे यहाँ एक म्यूजिक दिखेगा, ऐसे ऐसे पूरी लाइन दिख जाएगी नीचे तक। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अगर आपको ऐसे नॉर्मल मेन्यू अगर आपको क्रिएट करना है नॉर्मल थीम में जो आपने इंस्टॉल करी है, तो उसमें आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप मेन्यूज़ की पहले लिस्ट बना देंगे कि कौन कौन से मेन्यू आपको चाहिए, और उसके नीचे आप दूसरा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये उसके नीचे ड्रैग कर दिया। अब ये वाला है, ये मैं उससे भी नीचे, ये देखो, ये इसके ऐसे ऐसे चल जाएगा। ये मैं बता देता हूँ, रिफ्रेश किया पेज हमने, ये किया, ये ये देखो, अब इसके नीचे एक और मेन्यू ऐसे आ गया इधर को, और उस मेन्यू में क्या है, उस मेन्यू में वो पोस्ट है। ठीक है, समझ रहे हो कि एक मेन्यू के अंदर दूसरा, उसके अंदर एक और मेन्यू है, उसी मेन्यू के अंदर अगर मैं इसके नीचे, अगर मैं यहाँ इस मेन्यू के नीचे बिल्कुल स्ट्रेट अप में अगर मैं इसको यहाँ डालूंगा ना, तो ये यहाँ दो मेन्यू हो जाएंगे एक के बाद एक। मैं दोबारा सेव करके बता देता हूँ, मैं इसको इजी पे भी बताऊंगा देखने का, कि हाँ इसको इजी कैसे देख सकते हो तुम। ये तो बहुत लंबा चक्कर है, मैं एक को सेव कर रहा हूँ फिर मैं दूसरे को सेव करूंगा, है ना। ठीक है, पर इसको इजीली कैसे देखना है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मैंने लाइफ को वहीं पर रख दिया जहाँ वो थी। ठीक है, तो हमारा जो मेन्यू वाला कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं मेन्यू का नाम, ये वो सब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये सोशल के बटन थे, वो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि सोशल के बटन आपको डिस्प्ले में चेंज करने हो तो कैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो है स्लाइडर हमारा, हमें ये एडिट करना है, उसके बाद नीचे ये पोस्ट पेज एडिट करना है। पर मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई है अभी, तो हम क्या करते हैं, हम अगली वीडियो में मैं आपको स्लाइडर के बारे में सेटिंग बताऊंगा, और उसके नीचे के पेज के बारे में उसका नीचे का पेज हम एडिट करेंगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना, जो ये लोगो है और ऊपर के मेन्यूज है ना, ये डिफरेंट हेडर स्टाइल भी हो सकता है आपकी थीम में, कि जैसे अगर आपने प्रीमियम थीम खरीदिया तो उसमें 10 तरह के हेडर स्टाइल होंगे, 10 तरह के लोगों की पोजिशनिंग होएगी। ठीक है, पर वो सेटिंग कभी भी आपके होम पेज के सेटिंग के साथ मतलब इक्वल नहीं होगी। ठीक है, आपकी हेडर की सेटिंग आपकी अलग रहेगी और पेज की सेटिंग आपकी हमेशा अलग रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि इस सेटिंग पे, इस पेज पे मैंने लोगो यहाँ दिखा दिया और मेन्यूज ऐसे दिखा दिए, पर जो नेक्स्ट आपकी सेटिंग आएगी, जो नेक्स्ट आपका पेज आएगा, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, आप लोगो आप यहाँ बीच में दिखा दो, मेन्यूज उससे नीचे दिखा दो। ठीक है, तो वो डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं, उसमें कोई पहाड़ा नहीं होता जो आपने सेटिंग करना है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, पर ऐसा हम करते नहीं है बेसिकली, क्योंकि अगर कोई बंदा वेबसाइट देख रहा है, वो होम पेज पे आया, उसने किसी चीज़ पे क्लिक किया, अगली पोस्ट पे गया, जहाँ उसको वैसे चीज़ें दिख रही हैं वहाँ उसको कुछ और दिखेगा, तो बंदा डर जाता है कि भाई एक ही वेबसाइट है, अलग अलग जगह पे घूम रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम सेम एक कॉमन वेबसाइट का लुक रखते हैं जो हमारा होम पेज का है। मतलब वही है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है वेबसाइट का, वही सारे पेजेस का पूरी वेबसाइट का होना चाहिए, ताकि कस्टमर को ट्रस्ट रहे। ठीक है, और वेबसाइट की लुक एंड फील भी अच्छी रहे। ठीक है, फेमिलियर रहे वो बंदा वेबसाइट के साथ, कि हाँ पहले उसको मेन्यूज यहाँ ढूंढने यहाँ मिल रहे थे, बाद में हमने मेन्यूज यहाँ पुट कर दिया तो वो ये यहाँ ढूंढ देगा, तो बंदा पजल हो जाएगा और भाई कस्टमर भाग जाएगा तुम्हारी वेबसाइट से। तो आप एक सिंपल लुक एंड फील देते हो अपनी वेबसाइट को, मतलब सिंपल नहीं, प्रीमियम लुक एंड फील देते हो, पर सिंपल स्ट्रक्चर रखते हो वेबसाइट का। आप कभी अमेजोन पे गए हो या किसी वेबसाइट पे गए हो, आप देखना उनका स्ट्रक्चर चाहे चेंज होता है, पर उनके जो मेन्यूज हैं, जो चीज़ें हैं, जो कस्टमर ऑलवेज फेमिलियर विद है। ठीक है, पेजेस के साथ वो जितना मर्जी छेड़खानी करे, उसका पेज में वो आज कोई और डील चल रही है, कल को कुछ और चल रहा है। ठीक है, वो नहीं, उसमें नहीं, उसमें होम पेज पे कोई और प्रोडक्ट है। ठीक है,
वो जितना मर्जी चेंज करे, पर जो उसका हेडर है, जो उसकी नेविगेशन है, ओके, जो कस्टमर के लिए इजी होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको ये प्रोडक्ट यहाँ ढूंढना था, तो वो आज से 10 साल पहले जहाँ अमेजोन की कैटेगरी जहाँ पहले बनी होगी, अब आज भी वो वही होगा। ये इसलिए होता है कि जो कस्टमर फेमिलियर है एक पेज से या एक सेटिंग से, वो कभी चेंज ना हो उसके लिए। पेज चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए, पर जो वेबसाइट की सेटिंग है, उसका लॉगिन कहाँ रहेगा, उसका अकाउंट कैसे रहेगा, ठीक है, उसको कौन से मेन्यू पे जाके, कौन सी कैटेगरी में जाके कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये चीज़ें हमेशा सेम रहनी चाहिए आपकी वेबसाइट के लिए। तभी है आपकी वेबसाइट पे कस्टमर टिकेगा और दोबारा आएगा। क्योंकि अगर आप उसको एक इजी सा स्ट्रक्चर, एक फेमिलियर स्ट्रक्चर आप हमेशा के लिए दोगे, तो वो उसके लिए इजी टू हैंडल होता है। वो बार बार कंप्लेन नहीं करेगा, हाँ पहले ये मेन्यू जहाँ मिल रहे थे, अच्छा अब मैं म्यूजिक वाली कैटेगरी में आ गया तो मेन्यू जहाँ ऊपर है ही नहीं, वो यहाँ आपने साइड में विजेट में पोस्ट कर दिया कि भाई यहाँ साइड में आके बंदा देखेगा, या आपने यहाँ पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता। वेबसाइट का जो अपर है, ये वाला, ये कॉमन रखो, और जो नीचे है वो कॉमन रखना चाहिए। हेडर एंड फुटर कॉमन होगा, बाकी पेजेस में आप जितनी मर्जी चेंजेस करें, ठीक है। तो इतनी सारी नॉलेज के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे दोबारा से। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल स्टफ और आता रहेगा, आता रहेगा और आता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।